ठीक है, तो हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हैं। तो ये कुछ उसके सिलेबस के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फास्टनर्स में हम लोग रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और इसेंट्रिक कनेक्शन को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम आते हैं और मैं इन टॉपिक से इतने प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप ईएस के भी क्वेश्चन आप लगा लो, एई के भी जितने भी हुए हैं सीजीपीएससी एई के या दूसरे स्टेट के एई के वो भी क्वेश्चन आप लगा लो, जेई वगैरह में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी आप क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर, ठीक है, तो टेंशन मेंबर के बारे में हम लोग देखेंगे। टेंशन मेंबर में भी हम लोग दो मेथड से करेंगे इसको, WSM। और देखो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि दो मेथड से हम लोग डिजाइन करते हैं, एक WSM और एक आपका LSM। तो टेंशन मेंबर में भी हम दोनों मेथड्स देखेंगे, WSM से और LSM से, ठीक है। WSM होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, LSM होता है आपका लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। फिर टेंशन मेंबर के बाद चौथा हम जाएंगे कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर में खासकर क्वेश्चंस जो आपके आते हैं ना यहाँ पे लग एंगल्स से आते हैं, लग एंगल्स, सॉरी टेंशन मेंबर में लग एंगल्स से आते हैं। कंप्रेशन मेंबर में आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रेसिंग का, बैटन का, ठीक है, बेसिंग का, लेसिंग का, ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, खासकर लेसिंग, लेसिंग क्या होता है, बैटन क्या होता है, बैटनिंग क्या होती है, ठीक है। मतलब दो मेंबर को, दो कॉलम मेंबर को आप जोड़ रहे हो किससे, लेसिंग प्लेट से या लेसिंग मेंबर से, यहां से उसकी पूरी डिजाइन से क्वेश्चंस आते हैं, पूरा कोडल प्रोविजन है लेसिंग से। मैक्सिमम आप क्वेश्चन देखोगे, स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, थिकनेस कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बैटनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कंप्रेशन मेंबर। इसके बाद कंप्रेशन मेंबर के बाद हम देखेंगे कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इस कॉलम बेसिस में एक आपका गजेट बेस है और कॉलम बेस है, यहाँ इसको भी हम देखेंगे। एक आध क्वेश्चन इसका थिकनेस से पूछता है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बीम्स, डिजाइन ऑफ बीम। तो स्टील के टर्म में हम बीम को कैसे डिजाइन करते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। दो प्रकार की बीम रहेगी, लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड बीम, ठीक है। उसको हम देखेंगे कि लेटरली सपोर्टेड बीम को हम कैसे डिजाइन करते हैं, शियर के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टॉर्शन के कारण हम क्या करते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे बीम में देखेंगे, ठीक है। तो ये लगभग अगर आप स्टील का पार्ट 1 देखो तो इतना सब कॉन्सेप्ट आपका स्टील के पार्ट 1 में आ जाता है और यही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है ज्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 7th पोर्शन जो है आपका, वो है प्लेट गर्डर्स। गर्डर्स होता क्या है, प्लेट गर्डर्स क्या है, ठीक है। और ये अगर आप एई वगैरह का पेपर देखोगे, सीजीपीएससी एई का या एमपीपीएससी एई का, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इस टॉपिक से, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि स्टिफनर्स के बारे में, कौन कौन से स्टिफनर्स कहाँ यूज होते हैं, बीरिंग स्टिफनर्स क्या है, एंड बीरिंग स्टिफनर्स क्या है, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स क्या है, कितनी थिकनेस होती है, बीरिंग स्टिफनर का डिजाइन कैसे होता है, किसके जैसे किया जाता है, ठीक है, क्या प्रोविजन है, क्या कोडल प्रोविजन है, ठीक है, कहाँ पे मेरे को देना है स्टिफनर्स को, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स को कहाँ देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्लेट गर्डर्स में देखोगे, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैलेंट्री गर्डर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। गैलेंट्री गर्डर देखेंगे। इस गैलेंट्री गर्डर के बाद हम आगे जाएंगे इंडस्ट्रियल रूफ में, इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई वगैरह में क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं अगर स्टील है आपके सब्जेक्ट।
एमपी व्यापम अगर देखोगे वैसे तो उसमें 3-4 सब्जेक्ट में उसने निकाल दिया, मगर उसमें सिलेबस में ये भी टॉपिक था इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, सीटेड कनेक्शन, इस टाइप से मिसलेनियस सीटेड कनेक्शन क्या होता है, कुछ अलग से जो टॉपिक्स हैं वो सारे चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वैसे प्लास्टिक एनालिसिस भी आता है, बाकी प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ ही उसको करा देते हैं, तो प्लास्टिक एनालिसिस आप लोग का जो है, जो नवंबर में जो बच्चे स्टार्ट किए थे उन लोग का प्लास्टिक एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। बाकी अब जैसे नए स्टूडेंट्स और आएंगे तो उनका अलग से फिर प्लास्टिक एनालिसिस हम करवा देंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक एनालिसिस भी यहाँ पे आता है, मगर प्लास्टिक एनालिसिस को हम लोग स्ट्रक्चर में करा देते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस क्यों करा देते हैं स्ट्रक्चर में, क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका स्ट्रक्चर से मिलता जुलता बहुत है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्लास्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले आप इलास्टिक थ्योरी पढ़ोगे फिर प्लास्टिक थ्योरी पढ़ोगे। तो अगर सिर्फ स्टील के बारे में बात करो तो मेजरली पूरा स्टील आपका यही है प्लस प्लास्टिक एनालिसिस, मगर उसका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रक्चर से मिलता है। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, इन सब सिलेबस को हम थॉरोली जाएंगे पूरा, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी तुम्हारे एईजेई के एग्जाम्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे विथ प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसका एक अपन प्रॉपर एक टेस्ट भी देंगे, और टेस्ट सिर्फ देंगे नहीं, उसमें हम डाउट एंड डिस्कशंस वाला रखेंगे। टेस्ट आप दोगे, कहाँ गलती हो रही है, कैसे गलती को पकड़ना है, उस एक क्वेश्चन से कैसे 4 क्वेश्चंस और हमको बनाना है, वो सारे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग इस बैच में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली विद पिक्चर्स हम कैसे पढ़ सकते हैं वो सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट है आपको सिलेबस में लेके, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, क्या है सर क्या है, वेटेज कितना है। तो वेटेज में बताया भाई, जनरली अगर आप SES वगैरह आप दोगे तो SES में देखो 150 टेक्निकल रहता है और आपका 150 नॉन टेक रहता है क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आप मोटा मोटी बात करोगे तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपके स्टील से बन सकते हैं भाई, कई बार 15 तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर स्टील की बात करो तो स्टील, ठीक है, स्टील बोलना नहीं चाहिए इसको, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ही बोलना चाहिए, ठीक है। तो स्टील की अगर आप बात करोगे तो स्टील में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे CGPSC AE में अगर हम बात करें CGPSC AE में अगर हम बात करें तो वही 10 to 15 क्वेश्चंस ले लो, ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद व्यापम JEE की अगर बात करो, व्यापम JEE की अगर बात करो तो 100 टेक्निकल अगर है तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। MPPSC AE जिसका भी फॉर्म बहुत लोग भरे हैं, ठीक है, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, वो भी 100 क्वेश्चन उसमें टेक्निकल होते हैं, 50 उसमें नॉन टेक रहता है जिसमें MPGK वगैरह आता है, ठीक है। तो उस 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पिछले बार अगर आप देखोगे तो स्टील से थे, 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का वहां पे, मतलब 30 मार्क्स जो है आपका 450 में से 30 मार्क्स आपका स्टील था। इंडिया नहीं है, GK नहीं रहता, सिर्फ MPGK है और थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में नहीं होता, उसमें सीधे इंटरव्यू, ठीक है। पहले होता था मगर अब हटा दिया उसको। तो वो भी बहुत अच्छी एग्जाम है क्योंकि उसमें ना सर्वे नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल के, बाकी उसको छोड़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, खासकर जो तुम्हारे पेपर 2 वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि रेलवे, इन्वायरमेंट, ठीक है, CPM, ठीक है, CPM तो वैसे पेपर 1 हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, जियोटेक, इन सब का अच्छा खासा वेटेज रहता है वहाँ पे। रेलवे से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, CPM एस्टिमेशन से भी अच्छे 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टील के 10 क्वेश्चन, इरिगेशन के 10 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये कुछ आपका ये कुछ रहता है वेटेज एग्जाम्स वगैरह में। गेट वगैरह में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अगर गेट का पेपर देखे होगे तो गेट में लगभग 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 क्वेश्चन बोल देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन बस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ऐसा। तो 2 से 3 मार्क्स जो थे, ठीक है, मार्क्स ही बोल देता हूँ क्वेश्चन की जगह, 2 से 3 मार्क्स गेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गेट में जियोटेक, इन्वायरमेंट,
ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का अच्छा खासा, हाइड्रोलॉजी, इन सब का अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने बात की है इस सब्जेक्ट के बारे में, हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, और हर टॉपिक के बाद हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करो, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछो। और मैं ग्रुप में बीच में जैसे जैसे अभी अक्षित सर आप लोगों को क्वेश्चन भेजते रह रहे हैं, वैसे ही मैं स्टील के भी क्वेश्चंस आपको भेजते रहूँगा, तो आप उसको सॉल्व करके उसी में भेजोगे। ठीक है, या फिर पर्सनल भेजोगे, उसी में भेजोगे तो थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, तो आप पर्सनल उसको सॉल्व करके भेजोगे, जो भी न्यूमेरिकल टाइप से अगर क्वेश्चंस हैं जो थोड़े लेंथी। ठीक है, तो इस टाइप से होने वाला है। कोई डाउट है? लिख लिए इसको, नोट कर लिए। हाँ भाई, तो अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप ये बताओ मेरे को, स्टील होता क्या है? व्हाट इज स्टील? स्टील क्या है? स्टील क्या है? स्टील टेंशन मेंबर है। बना कैसे स्टील? यहाँ जहाँ रह रहे हो, यहाँ तो छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे इंडिया में भिलाई को बहुत माना जाता है। भिलाई को एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब माना गया है, भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ पे स्टील बनता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो तो स्टील है क्या, कैसे बनता है, क्या है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टील होता क्या है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्टील इज एन एलॉय? स्टील क्या है? एक एलॉय है। स्टील क्या है? एक एलॉय है आपका, जो कि किस किस चीजों से मिलके बना है, किन किन चीजों से मिलके बना है? आयरन, कार्बन, ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है, निकल, निकल, सिलिका, निकल, सिलिका, ठीक है, और कॉपर, क्रोमियम। इन सब चीजों से मिलके क्या बना है आपका? स्टील बना है। इन सब चीजों से मिलके क्या बना है? स्टील बना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी समझ लेते हैं, वैसे ही जस्ट जनरल नॉलेज कि भिलाई स्टील प्लांट में होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जीएस को भी हम कंसिडर करेंगे कि देखो आयरन जो है आपका, ठीक है, आयरन कैसे आता है? आयरन ओर, कुछ आयरन ओर होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये सब क्या है आपके आयरन ओर है। तो आयरन ओर कहाँ से आता है भाई तुम्हारे भिलाई स्टील प्लांट में? पहले बेलाडीला से आता था, अभी भी बेलाडीला से कुछ आता है, बाकी राव घाट से आता है तुम्हारा, कांकेर तरफ से। ठीक है, राव घाट से आता है। ठीक है, और वहां पे भी आप अगर आप देखोगे प्योर आपको थोड़ा चाहिए आयरन ओर, तो कहाँ पे मिलता है भाई प्योर आयरन ओर? कहाँ पे मिलता है? बस्तर में एक जगह है जगदलपुर में, जहां से विशाखापट्टनम जाता है, वहां से फिर जापान जाता है, वहां का आयरन ओर। हाँ, वहीं वहीं वहीं। तो वहाँ पे कुछ साइट्स हैं आपके, क्या, किरंदुल, ठीक है, बचेली, यहाँ सबसे जाता है। ठीक है, और पहले, हाँ, पहले भिलाई स्टील प्लांट में और कहाँ से आता था? दल्ली राजरा से आता था। ठीक है, दल्ली राजरा से आता था। तो ये सब क्या है आपके? आयरन ओर, जो कि हमको भिलाई स्टील प्लांट में लगते हैं। उसके बाद कार्बन। अब देखो ये कार्बन जो है ना, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। कार्बन जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, इस कार्बन का जो कंटेंट है, कार्बन कंटेंट, ठीक है, यहीं पे पूरा खेल है, यहीं पे पूरा खेल। ठीक है, क्या खेल है उसको समझते हैं। देखो, अगर कार्बन कंटेंट बहुत लीस्ट है, कार्बन कंटेंट क्या है? बहुत लीस्ट है, बहुत कम है। अगर कार्बन कंटेंट, तो कार्बन कंटेंट बहुत कम है तो उसको प्योरेस्ट आयरन बोला जाएगा, प्योरेस्ट आयरन। ठीक है, या प्योरेस्ट स्टील बोला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है आपका रॉट आयरन।
रॉट आयरन, ठीक है। इसमें लगभग 0 to 0.1% क्या होता है आपका कार्बन कंटेंट। और देखो कार्बन कंटेंट अगर आपका कम है तो कार्बन कंटेंट कम होने से क्या होती है, डक्टिलिटी बढ़ती है। क्या होती है, डक्टिलिटी बढ़ती है। और कार्बन कंटेंट बढ़ने से डक्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। सर डक्टिलिटी क्या है, व्हाट इज डक्टिलिटी, सॉम पढ़े हो तुम लोग, क्या होती डक्टिलिटी? बताओ भाई क्या होती डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी? हाँ, मतलब आप कितना अल्टीमेट डिफॉर्मेशन उसमें कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक तुम गोल्ड को लो या फिर कोई भी मेटल शीट्स को लो, उसको आप कैसे एक वायर के फॉर्म में कितना खींच सकते हो, कितना इलोंगेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल। कैसे बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व उसका, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा भाई? यहां पे क्या है, नीचे नीचे क्या है, नीचे स्ट्रेन है भाई, यहां पे आपका क्या है, स्ट्रेस, ठीक है। अब यहां आपका क्या आया, सीधे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पे क्या आया आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको मैं ओ बोलूंगा और इसको मैं ए बोल रहा हूं सपोज, ठीक है। दिस इज योर एलओपी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो हुक्स लॉ होता है आपका, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक क्या रहता है, वैलिड रहता है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद धीरे से और वो ऊपर बढ़ेगा और थोड़ा सा नॉन लीनियर होगा, हल्का सा नॉन लीनियर होगा, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। मतलब यहां पे अगर आप लोड लगा के छोड़ दोगे तो वापस वो रेगेन शेप को कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर और ऊपर जाएं थोड़ा, ठीक है, तो हमको अल्टीमेट यील्ड पॉइंट मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, सॉरी अपर यील्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जो कि नॉन स्टेबल होता है, जो कि क्या रहता है, नॉन स्टेबल या अनस्टेबल बोल सकते हो आप। और इसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, ये क्या होगा आपका, लोअर यील्ड पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे रीओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन होता है। और उसके बाद वो फिर कोशिश करते हैं और अल्टीमेट पॉइंट तक जाते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है आपका, फेलियर हो जाता है। ये आपकी क्या रहती है, अल्टीमेट पॉइंट, और यहां पे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर। तो पूरे स्टील में अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूं, और माइल्ड स्टील क्या है भाई, Fe250, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी स्ट्रेस यहां पे ले रहा हूं इस पोर्शन में सी डैश पे, तो ये आपकी हो जाएगी Fy, यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ। और अगर मैं कोई भी स्ट्रेंथ यहां पे लूंगा, अल्टीमेट पॉइंट पे लूंगा, ये क्या हो जाएगी आपकी Fu, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, समझ रहे हो। Fy क्या है आपकी, यील्ड स्ट्रेंथ, और Fu क्या है आपकी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूनिट क्या होगी इन सबकी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, समझ पा रहे हो। तो अब ये जो स्टील है आपका, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, माइल्ड स्टील आपका बहुत ज्यादा कैसा रहता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। माइल्ड स्टील क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। मगर वहीं मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है आपका, ब्रिटल मटेरियल। तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है, ऐसा कुछ बनता है। यहां पे क्या आपको प्रॉपर यील्ड पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मगर यहां पे आपको प्रॉपर यील्ड पॉइंट मिल रहा है। तो देखो भाई, अब अगर मैं HYSD बार की बात करूं तो HYSD बार नो डाउट स्टील है, मगर वहां पे भी स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे भी वो बहुत ज्यादा डक्टाइल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे डक्टिलिटी आपकी थोड़ी थोड़ी कम होते जाती है,
वैसी वैसी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती। Fe250 क्यों आजकल ज्यादा यूज नहीं होता? नो डाउट वो डक्टाइल ज्यादा है, नो डाउट वो डक्टाइल ज्यादा है, मगर उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, ठीक है। मगर HYSD बार की बात करें, हम हाई स्ट्रेन यील्ड डिफॉर्मेशन बार की बात करें, Fe415, Fe500, वहां पे नो डाउट जो है डक्टिलिटी क्या है, कम है, थोड़ी सी माइल्ड स्टील कंपेयर, मगर स्ट्रेंथ और डार्कनेस ज्यादा है। तो अगर हम ये समझें कि जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट को कम करते जा रहे हैं, डक्टिलिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, डक्टिलिटी कम हो रही है, और स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ रही है। तो इसीलिए पूरा जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग है वो किस पे डिपेंड करता है? मेजरली आपने आयरन ओर ले आए भिलाई स्टील प्लांट में, बेलाडीला से ले आए, रावघाट से ले आए, या दंतेवाड़ा से ले आए, सॉरी दंतेवाड़ा बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा क्या दल्ली राजरा से ले आए, ठीक है। अब वो आयरन ओर आपका जाएगा कहां? ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में सर्टेन टेम्परेचर में आप उसको गर्म करोगे, उस गर्म करने के बाद पिग आयरन निकलेगा, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आयरन निकलेगा, पिग आयरन। उस पिग आयरन को आप क्या करोगे? कुछ केमिकल कंपोजिशन उसमें मिलाओगे, और यही सब केमिकल कंपोजिशन मिला के आप क्या बनाओगे? उसको स्टील बनाओगे। ये सारे केमिकल कंपोजिशन, इन सब का परसेंटेज है कि इतना परसेंट डालना है, ये डालना है, ये सब डाल के आप क्या बनाओगे? स्टील बनाओगे। और फिर स्टील बनाने के बाद वहां पे भी फिर एक प्लेट मिल अलग है, देखे होगे अगर गए होगे, प्लेट मिल अलग है, तो वहां प्लेट बनने चली जाती है। फिर एक रेलवे के लिए जो अपन रेल बनाते हैं वो अलग है, तो उसमें रेल के शेप में अलग चले जाता है, वहां पे कंपोजिशन थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां स्ट्रेंथ हार्डनेस ज्यादा है वहां पे, क्योंकि टफ लोड, इंपैक्ट लोड भी पड़ रहा है रेलवे वगैरह में। ब्लूम एंड बिलेट मिल अलग है वहां पे, तो ऐसे ऐसे अलग बात चीजों में बढ़ जाती है, और फिर उस हिसाब से काम चलता है फिर वहां पे, ठीक है। तो वहां जो भी केमिकल या मेटलर्जी इंजीनियर हैं वो इस पे काम करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब हमको स्टील स्ट्रक्चर में जो स्टील लगेगा उसमें कितना कार्बन कंटेंट होना चाहिए, तो जनरली वो 0.23 to 0.25% होता है, अभी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्या स्टील के बारे में कि स्टील बन क्या रहा है, और यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? ये कार्बन कंटेंट, क्योंकि कार्बन कंटेंट कम होगा डक्टिलिटी बढ़ेगी, कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा नो डाउट स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ेगा, मगर डक्टिलिटी कम। ये चीज है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट स्टील के बारे में? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर थोड़ा लिख भी देते हैं अपन रॉट आयरन इन सब के बारे में। पहली क्लास है, थोड़ा सा थ्योरी लगेगा आपको, बाकी कल की क्लास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हम कल देखेंगे पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, ठीक है, लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। लिख लिए? लिख लो रॉट आयरन करके, रॉट आयरन, रॉट आयरन, रॉट आयरन। ठीक है। इट हैज लो कार्बन कंटेंट, इट हैज लो कार्बन कंटेंट from 0.0 to 0.1%, from 0.0 to 0.1% of structural steel, of structural iron लिख दो, of structural iron, of structural iron, गर्मी तो नहीं लग रही ना, of structural iron, ठीक है। इसमें लिखो it has high ductility
it has high ductility, comma, easily converted into specified shape, largely used to make thin wires, ठीक है। तो वहीं नीचे ही में आप डेफिनेशन से ये भी समझ सकते हो ये किसकी डेफिनेशन है, थिन वायर्स वाली, डक्टिलिटी, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है तो आप इजीली उसको कोई भी शेप में मोड़ सकते हो और क्या कर सकते हो, उसको एक थिन वायर्स में आप बना सकते हो। तो ये जनरली कहाँ पे यूज़ होते हैं, वायर्स जो बनाते हैं ना हम लोग वो इसी के बनाते हैं, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ स्ट्रेंथ का काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ये यूज़ होता है ऐसी जगहों पे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए लिखाया हूँ मैं। नेक्स्ट लिखो माइल्ड स्टील, इसमें लिखो कार्बन कंटेंट 0.23%। माइल्ड स्टील में कितना होता है कार्बन कंटेंट, 0.23%। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.23%। अब लिखो when carbon content is increased in steel, then strength, hardness and brittleness, will increase, but ductility decreases, ठीक है। उसके बाद आप लिखना स्टेनलेस स्टील, ठीक है। मेन इसमें ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। किसका एलॉय है ये, आयरन एंड क्रोमियम। इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। हाँ, अब आयरन इसमें कितना परसेंट, क्रोमियम इसमें कितना परसेंट है, 18% है। क्रोमियम इसमें कितना परसेंट है, 18%। क्रोमियम इसमें कितना परसेंट है, 18। और निकल भी कुछ परसेंट होता है यहाँ पे, 8%। निकल कितना परसेंट होता है यहाँ पे, 8%। निकल कितना परसेंट होता है, 8%, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आप पिग आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन क्या है भाई, ब्लास्ट फर्नेस से जो आपका निकला था जो रॉ आयरन, वो क्या था आपका, पिग आयरन। तो लिख लो इसको पिग आयरन। इट इज ए बेसिक रॉ आयरन, transported in the form of brick, ठीक है। It is also used in any structural element, since it is composed of
since it is composed of highest carbon content, since it is composed of highest carbon content, that is 5%। बहुत ज़्यादा इसमें आयरन कंटेंट होता है, सॉरी कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन कंटेंट कितना होता है इसमें? 5%। ठीक है, कार्बन कंटेंट इसमें कितना होता है पिग आयरन में? 5%। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, इसमें से कार्बन कंटेंट को थोड़ा हमको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, एकदम रॉ आयरन है, इसमें 5% है, इसलिए ये जनरली यूज किया नहीं जाता। इससे आपको कार्बन कंटेंट को निकालना पड़ेगा। क्लियर हुई भाई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी तो आप समझ गए, उसको बताने की जरूरत नहीं है। डक्टिलिटी क्या है? एक प्रकार से अल्टीमेट डिफॉर्मेशन अपॉन यील्ड डिफॉर्मेशन। डक्टिलिटी क्या है आपकी? अल्टीमेट डिफॉर्मेशन अपॉन यील्ड डिफॉर्मेशन। आप एक सर्टेन शेप वगैरह में कैसे देते हो, एक थिन वायर कैसे बनाते हो, ठीक है, कितना इलोंगेट कर पाते हो, वही तो बता रहा है। ये मैंने क्या बताया, डक्टिलिटी क्या है? अल्टीमेट डिफॉर्मेशन अपॉन यील्ड डिफॉर्मेशन। ठीक है, अपॉन यील्ड डिफॉर्मेशन। तो कितना ज्यादा आप इलोंगेट कर पा रहे हो, ठीक है, यील्ड के बाद, वो आपको क्या मेजर करके बता रहा है? डक्टिलिटी बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, दैट इज ES बोलना चाहिए, ES। तो कितनी होती है भाई? जेई वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी होती है आपकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है? 2 × 10⁵ मेगापास्कल। मेगापास्कल कितना होता है रोशनी? 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1, ठीक है, न्यूटन पर mm²। और 1 गीगापास्कल कितना होता है? इसको अगर मेरे को गीगापास्कल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 200 गीगापास्कल। दिस इज योर 200 गीगापास्कल। एक एग्जाम में जेई की एग्जाम थी शायद हाउसिंग बोर्ड वगैरह की, उसमें यही पूछा था, गीगापास्कल में दिया था, नहीं ES की 2015 ES बोल रहा हूँ, SES 2015 SES में भी ये क्वेश्चन आया था कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है स्टील, और 2017 में भी शायद आया था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है? तो 200 गीगापास्कल। कितना होता है? 200 गीगापास्कल, या 2 × 10⁵ मेगापास्कल। क्लियर? क्लियर? ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का काम क्या है, मेरे को ये बताओ। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता क्या है? किस प्रॉपर्टी को बताता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? तुम लोग पढ़े हो ना सॉम में, आप उसका एप्लीकेशन समझो। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप सॉम में पढ़े, उसके एप्लीकेशन को समझो। क्यों पढ़े हो आप? तो देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल के स्टिफनेस को बताता है। किसको बताता है ये? स्टिफनेस प्रॉपर्टी। स्टिफनेस प्रॉपर्टी को बताता है कि जितना स्टिफ मटेरियल होगा उतना कम डिफॉर्मेशन होगा, जितना स्टिफ मटेरियल होगा उतना कम डिफॉर्मेशन होगा। स्टिफनेस प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है, तो स्टील को हम क्यों यूज कर रहे हैं? अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, एल्युमिनियम को हम क्यों नहीं यूज किए? एल्युमिनियम की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 70 होती है, 70 गीगापास्कल। तो 70 गीगापास्कल ज्यादा है कि 200 गीगापास्कल ज्यादा है? 200। तो इस हिसाब से तुम क्या बोल सकते हो कि एल्युमिनियम में स्टिफनेस प्रॉपर्टी कम है, वो ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा कंपेयर टू स्टील, इसलिए हम स्टील को, एल्युमिनियम को यूज नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लो इसको भी, यंग्स मॉड्यूलस लिख लो। It represent stiffness property. It represent stiffness property of material. It represent stiffness property of material
because if E is more, because if E is more, because if E is more, ठीक है, डेल एल या डिफॉर्मेशन, डेल एल या डिफॉर्मेशन will be less, will be less, will be less. It means that it is a stiff material. It means that it is a stiff material. It means that it is a stiff material. ठीक है, तो एल्युमिनियम की कितनी होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? 70 गीगा पास्कल। तो लगभग कितना है भाई? इसके कंपेयर में ये कितना है? 1/3 है, 1/3 बोल सकता हूं मैं, लगभग 1/3 ऑफ, यस, लगभग 200/3, 200/3 लगभग उसके बराबर है ये एल्युमिनियम। ठीक है, और ये भी लिख लेना 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1000 मेगा पास्कल, 1000 मेगा पास्कल, ये भी लिख लेना, आना चाहिए सब। क्लियर? क्लियर? जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं स्टील के बारे में, और क्या क्या हम जान सकते हैं। डेंसिटी कितनी होती है भाई, डेंसिटी ऑफ स्टील? डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है? 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये आपकी क्या होती है? डेंसिटी। ये क्या होती है आपकी? डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यूनिट वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों का रिलेशन क्या है? गामा रो जी। ठीक है, रो जी। ठीक है, तो यूनिट कितनी है डेंसिटी की देख लो वहां पे ध्यान से, केजी पर मीटर क्यूब, और यूनिट वेट की कितनी होती है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, एकदम बेसिक से अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील। ठीक है, तो कितना होता है भाई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील? वो क्या पहले से बताओ होता क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, जिसको कि हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 0.785 इंटू 10⁴ मेगा पास्कल। दिस इज यूर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 769, सॉरी 0.769 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। कम है ना भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से? ये होना भी चाहिए क्योंकि ये शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन स्टील का कितना होता है? 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, जो कि किसके बराबर होता है? लगभग किसके बराबर होता है? कंक्रीट के बराबर होता है। कंक्रीट का भी इतना ही होता है ना? कंक्रीट का भी इतना ही होता है, इसीलिए हम लोग आरसीसी में स्टील के साथ कंक्रीट यूज करते हैं। क्लियर हुआ? छोटी छोटी चीजों पे बता रहा हूं मैं, ये सब कल के रोज इंटरव्यू दोगे ना, लेक्चरर भी बनोगे, लेक्चरर की एग्जाम पास करोगे, ऐसी से नहीं मिल जाएगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा तगड़ा होता है लेक्चरर का। ठीक है, तो उसके लिए भी आप अभी से ही प्रिपेयर हो, उसके लिए अलग से प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, अभी से ही प्रिपेयर हो। ये सब बेसिक चीजें आपसे पूछेंगे वहां पे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो क्या होता है भाई? पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, काय में? मॉड में।
मॉड के अंदर, क्योंकि ऊपर में क्या हो रहा है, कई बार अगर ले रहे हो तो निगेटिव भी जा सकता है, इसलिए मॉड। तो जनरली कितनी होती है इलास्टिक रेंज में, ये होता है 0.3, इलास्टिक रेंज में ये कितना होता है 0.3, और प्लास्टिक रेंज में ये होता है आपका 0.5। वैसे एग्जैक्टली 0.286 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल की वेरी कहाँ से कहाँ करती, 0 से 0.5 इंजीनियरिंग मटेरियल का। क्लियर हुआ? तो ये सब नहीं पूछ सकता, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, ये सब बेसिक्स आपके जेई वगैरह के एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है।